नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बीते वीकेंड पर घोषणा की है कि कंपनी ने नवी मुंबई आईआईए यानी NMIII में 74% हिस्सेदारी $19.2 करोड़ में खरीदी है। भारतीय करेंसी में देखें तो ये रकम 1628 करोड़ रुपए की बैठती है, जिसमें ये सौदा तय किया गया है। आपको बता दें कि NMIII मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया को ऑपरेट करती है और 2018 में नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी नवी मुंबई SEZ का नाम बदलकर NMIIA किया गया था। 16 दिसंबर को जब ये खबर आई तो उसके चलते RIL के शेयर में 1281 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब आधा % की कमजोरी के साथ 1268 रुपये 40 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, दवा बनाने वाली कंपनी वोखार्ड के शेयर ने सोमवार 16 दिसंबर को 1536 रुपये 60 पैसे का नया 52 वीक हाई टच किया। दरअसल कंपनी की एंटीबायोटिक जेनिक्स से 73 साल के कैंसर मरीज का सफल इलाज होने की खबर सामने आई है। इस दवा ने यूएस में एक मरीज के बाइल डक्ट इन्फेक्शन को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया, जिससे उस मरीज के लिवर ट्रांसप्लांट में मदद मिली है। कंपनी के चेयरमैन हबील खुराकीवाला ने पहले कहा था कि जैसे ही दवा के ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तैसे ही वो नेसेसरी रेगुलेटरी मंजूरियों की मांग करेंगे और साल 2026 में कभी भी इस दवा को लॉन्च करने की उम्मीद जताई थी। 16 दिसंबर को वोखार्ड के शेयर में 10% का ऊपरी सर्किट लगने के बाद करीब 9% की बढ़त के साथ 1520 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, डिक्सन टेक के शेयर ने सोमवार 16 दिसंबर को 18,870 रुपये का रिकॉर्ड हाई लगाया। दरअसल इस कंपनी ने वीवो के साथ जेवी कंपनी बनाने के लिए करार किया है। भारत में स्मार्टफोन और उसके साथ साथ अन्य डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यह करार किया गया है और इस जेवी में कंपनी का 51% और वीवो का 49% हिस्सा होगा। 16 दिसंबर को जब यह खबर आई तो डिक्सन टेक के शेयर करीब 4.5% की बढ़त के साथ 18,815 रुपये पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। अगली खबर, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स ने जेवी यानी जॉइंट वेंचर बनाने के लिए ग्लोबल म्यूनिशन के साथ एक MOU यानी करार किया है। नई जेवी कंपनी की ओर से डिफेंस और एरोस्पेस से जुड़े उत्पाद बनाए जाएंगे। इस जेवी कंपनी में ग्लोबल म्यूनिशन का 51% और इस कंपनी का 49% हिस्सा होगा। इसके अलावा खबर ये भी थी कि कंपनी को SCCL से 89.20 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर भी हाथ लगा है। इन दोनों खबरों के चलते 16 दिसंबर को प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में अपर सर्किट लग गया था और कारोबार की समाप्ति 10% के अपर सर्किट पर 567 रुपये 60 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, जेके पेपर के बोर्ड ने 3 सब्सिडरी कंपनियों के खुद के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। इन 3 कंपनियों में होराइजन पैक्स, सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग और JKPL यूटिलिटी पैकेजिंग सॉल्यूशंस के नाम शामिल हैं, जिनका इस कंपनी के साथ मर्जर किया जाएगा। कारोबार को मजबूती देने के लिए बोर्ड की ओर से इस मर्जर का जो फैसला है वो दरअसल लिया गया है। इसके अलावा खबर ये भी थी कि बोर्ड ने राधेश्याम वेलपैक नाम की कंपनी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 16 दिसंबर को जेके पेपर के शेयर में 482 रुपये 20 पैसे का हाई छूने के बाद करीब 4.5% की बढ़त के साथ 474 रुपये 70 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, दिग्गज FMCG कंपनी ITC ने होटल कारोबार के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। 1 जनवरी 2025 से ये होटल कारोबार का जो डीमर्जर है वो लागू होता हुआ दिखेगा। हालांकि अगले ही दिन कंपनी ने 6 जनवरी को रिकॉर्ड डेट घोषित किया। 14 अगस्त को बोर्ड ने इस होटल कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दी थी और डीमर्जर के बाद कंपनी के पास ITC होटल्स का 40% हिस्सा होगा, जबकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास बाकी बची ITC होटल्स की 60% हिस्सेदारी होगी। 17 दिसंबर को ITC का शेयर निफ्टी के 2 इकलौते चढ़ने वाले शेयरों में से एक था और मामूली बढ़त के साथ 470 रुपये 70 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, 17 दिसंबर को माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट के 5.43 करोड़ शेयरों या 9.25% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 354 रुपये 30 पैसे के भाव पर 1900
26 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है और इस ब्लॉक डील के जरिए ADIA ने कंपनी में पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। आपको बता दें कि सितंबर के अंत तक ADIA के पास इस कंपनी की 9.25% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जिससे पूरी तरह से एग्जिट कर लिया गया है। 17 दिसंबर को ये ब्लॉक डील होने के बाद माइंडस्पेस रीट के शेयर में 355 रुपए का लो छूने के बाद करीब 1.25% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग 365 रुपए के स्तर पर हुई। अगली खबर, अदानी ग्रुप को लेकर इस हफ्ते एक बड़ी खबर आई। खबर यह थी कि ग्रुप की सीमेंट कारोबार से जुड़ी दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट के साथ सांगी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट का मर्जर होने जा रहा है, जिसको इन दोनों कंपनियों की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सांगी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट का अंबुजा सीमेंट्स में मर्जर होता हुआ दिखेगा और इस मर्जर योजना के तहत सांगी इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को अपने 100 शेयरों के बदले में अंबुजा सीमेंट के 12 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। 18 दिसंबर को सांगी इंडस्ट्रीज का शेयर 67 रुपये 1 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 12% गिरकर 67 रुपये 80 पैसे पर, जबकि अंबुजा सीमेंट्स का शेयर करीब 1% गिरकर 565 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, माइनिंग कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी NMDC के 1/3 कारोबार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार की ड्यूटी बढ़ाने की अटकलें सामने आई हैं। इस हफ्ते कर्नाटक सरकार आयरन और माइनिंग पर ड्यूटी बढ़ा सकती है, ऐसी खबरें थी, जहां से इस कंपनी के कारोबार का करीब 35% हिस्सा आता है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 2005 से रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पुरानी तारीख से माइनिंग टैक्स कलेक्शन करने की मंजूरी दी थी। 18 दिसंबर को NMDC का शेयर 211 रुपये 30 पैसे तक फिसलने के बाद करीब 6% की गिरावट लेकर 213 रुपये 95 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। अगली खबर, 18 दिसंबर को शॉपर स्टॉप्स के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील हुई। 627.60 के भाव पर हुए इस सौदे के जरिए अमेजॉन ने इस कंपनी में अपने एक इन्वेस्टमेंट आर्म के जरिए पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। इनफैक्ट अमेजॉन ने करीब 44 लाख शेयरों या करीब 4% हिस्सेदारी की बिकवाली की है 276 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में और इस कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। अमेजॉन ने इस कंपनी में 2018 में निवेश किया था। इस ब्लॉक डील में कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर और टाटा म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। 18 दिसंबर को हुई ब्लॉक डील के बाद शेयरों में 6% तक का उछाल भी देखने को मिला था। हालांकि क्लोजिंग करीब 1.25% की मजबूती के साथ 635 रुपये 15 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, आयल केमिकल्स एंड फार्मा ने स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी देते हुए बताया कि 27 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। 19 दिसंबर को जब ये खबर आई तो उसके बाद शेयर में 10% तक की मजबूती देखने को मिली और क्लोजिंग 9% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 443 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने DOT को 3,626 करोड़ रुपए का भुगतान समय से पहले कर दिया है। कंपनी की ओर से 2016 में खरीदे गए स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाये का भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने 8.65% से ज़्यादा ब्याज वाले स्पेक्ट्रम से जुड़ा सारा बकाया चुका दिया है। इससे पहले जून में भी कंपनी ने 2012 और 2015 की नीलामी का 7,904 करोड़ रुपए का बकाया क्लियर कर दिया था। इस तरह 2024 में कंपनी कुल 28,320 करोड़ रुपए का बकाया समय से पहले चुका चुकी है। 20 दिसंबर को भारतीय एयरटेल के शेयर में करीब 1% की कमजोरी के साथ 1587 रुपए पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 297.54 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये राइट्स इशू 8 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में खुलता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर बोर्ड ने जो प्राइसिंग है वो 21 रुपये प्रति शेयर की तय की है। 19 दिसंबर की 40 रुपये 35 पैसे की क्लोजिंग से देखें तो राइट्स इशू का प्राइस करीब 48% के डिस्काउंट पर है। इस राइट्स इशू के जरिए बैंक की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर अपनी फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करने की मंशा है। 20 दिसंबर को धनलक्ष्मी बैंक के शेयर में 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 41 रुपये 99 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI से बड़ी मंजूरी मिली है। दरअसल RBI ने 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर हारून रशीद खान की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हारून रशीद खान का अगला कार्यकाल 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। 20 दिसंबर को जब ये खबर आई तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में एक समय बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन कारोबार की समाप्ति करीब 2.25% की कमजोरी के साथ 539 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, बासफ इंडिया के बोर्ड ने एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन बिजनेस के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। इनफैक्ट बोर्ड ने इस कंपनी की अलग से लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी है। बासफ इंडिया की जर्मनी की पेरेंट कंपनी ने 2027 तक एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन बिजनेस को अलग करने की योजना तैयार की है।
दरअसल पेरेंट कंपनी की अपने मेन यानी कि कोर कारोबार को स्ट्रीमलाइन करने और उसके साथ साथ उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की मंशा है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। 20 दिसंबर को बासफ इंडिया के शेयर में करीब 4.5% की मजबूती के साथ 5,713 रुपये 65 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं आईपीओ मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में कुल 5 कंपनियों ने दस्तक दी, जिसमें से 3 शेयरों की लिस्टिंग तो 18 दिसंबर को हुई और सभी 5 कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की जमकर कमाई हुई। पहला नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम्स का, जिसने लिस्टिंग के 2 दिन में ही निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। एनएसई पर यह शेयर 440 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 58% ऊपर लिस्टिंग होती हुई दिखी, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 279 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ को रिस्पांस काफ़ी मिला था निवेशकों की ओर से। ये आईपीओ कुल 120 गुना के आसपास भरता हुआ दिखा था, जिसके जरिए कंपनी ने 572 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। 18 दिसंबर को वन मोबीक्विक सिस्टम्स का शेयर 440 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 20% के ऊपरी सर्किट पर 528 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ, जो कि 279 रुपये के इशू प्राइस से देखें तो ऑलमोस्ट 90% ऊपर है। दूसरा नाम है साई लाइफ साइंसेज का, जिसकी लिस्टिंग अनुमान से बेहतर हुई। एनएसई पर यह शेयर 650 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि लिस्टिंग प्राइस से करीब 18.5% ऊपर है। इस आईपीओ का इशू प्राइस 549 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस आईपीओ को भी निवेशकों से ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। 10 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ भरता हुआ दिखा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 3042 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम अक्वायर की है। 18 दिसंबर को साई लाइफ साइंसेज का शेयर 780 रुपये का हाई लगाने के बाद 650 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 18.2% ऊपर 768 रुपये पर जाकर बंद हुआ, जो कि 549 रुपये के इशू प्राइस से 40% के प्रीमियम पर है। तीसरा नाम है विशाल मेगा मार्ट का, जिसकी लिस्टिंग उम्मीद से बेहतर रही। एनएसई पर 104 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग हुई, जो कि इशू प्राइस से 33.3% के प्रीमियम पर है, क्योंकि इस इशू का जो इशू प्राइस है वो 78 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। ये आईपीओ 27 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था और इस इशू के जरिए कंपनी ने ओएफएस के जरिए कुल 8,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 18 दिसंबर को 114 रुपये 40 पैसे का हाई लगाने के बाद विशाल मेगामार्ट के शेयर में ओपनिंग प्राइस से 7.5% ऊपर 111 रुपये 88 पैसे पर क्लोजिंग हुई, जो कि 78 रुपये के इशू प्राइस से 43.4% के प्रीमियम पर है। चौथा नाम है इन्वेंचुरस नॉलेज सॉल्यूशंस का, जिसकी लिस्टिंग 19 दिसंबर को हुई, जो कि अच्छी रही। एनएसई पर 1,900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखा, जो कि इशू प्राइस से देखें तो करीब 43% के प्रीमियम पे है, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 1,329 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। यह आईपीओ काफ़ी अच्छा भरता हुआ दिखा था। 52 गुना से ज़्यादा इसको बोलियां मिलती हुई दिखी थी और कंपनी ने ओएफएस के जरिए इस आईपीओ में कुल 2,498 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 19 दिसंबर को इन्वेंचुरस नॉलेज सॉल्यूशंस का शेयर 2,031 रुपये का हाई लगाने के बाद 2,030 रुपये के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 1,900 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 7% ऊपर है और 1,329 रुपये के इशू प्राइस से तो करीब 53% के प्रीमियम पर है। पांचवा नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि IGIL का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही। एनएसई पर इन्वेंचुरस नॉलेज सॉल्यूशंस का शेयर 510 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से 22% ऊपर इस इशू की लिस्टिंग होती हुई दिखी, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 417 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। ये आईपीओ भी ठीक ठाक बढ़ता हुआ दिखा था। 35 गुना से ज़्यादा निवेशकों की ओर से इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 4,225 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शेयर में 525 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 8% नीचे ओपनिंग प्राइस से 468 रुपये 45 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बीते वीकेंड पर खबर थी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाने वाली कंपनी 63 मून्स के बोर्ड ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSEL निवेशकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट या OTS को मंजूरी दे दी है। NSEL निवेशकों के लिए 1,950 करोड़ रुपए के वन टाइम सेटलमेंट को बोर्ड ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस OTS का प्रस्ताव NSEL इन्वेस्टर्स फोरम यानी NIF की ओर से ही दिया गया था, जिसको इस कंपनी के बोर्ड ने अब हरी झंडी दिखा दी है। 16 दिसंबर को 63 मून्स के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर कारोबार की ओपनिंग हुई और क्लोजिंग भी 895 रुपये 50 पैसे पर अपर सर्किट के स्तर पर ही देखने को मिली।
अगली खबर, देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक को मार्केट रेगुलेटर सेबी से इस हफ्ते दूसरा वार्निंग लेटर मिला है। सेबी ने बैंक को एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर जारी किया है। बीते एक हफ्ते में देखें तो दूसरी बार बैंक को ये वार्निंग लेटर जारी किया गया है। निश्चित नियमों के उल्लंघन के चलते ये वार्निंग लेटर जारी किया गया था। दरअसल ये मामला बैंक के सीनियर अधिकारी अरविंद कपिल के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बैंक ने अरविंद कपिल के इस्तीफे की जानकारी 3 दिन के बाद दी थी, यानी कि विलंब से दी थी, जिस वजह से सेबी की ओर से ये एक्शन लिया गया है। 17 दिसंबर को एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ 1829 रुपये 90 पैसे पर दिन के निचले स्तर के करीब कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइसजेट को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई, एक अच्छी एक बुरी। बुरी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कंपनी के सीईओ और कंपनी के सीओओ को समन भेजा है। 16 जनवरी 2025 को कंपनी के सीईओ और सीओओ को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों की वर्चुअल अटेंडेंस की जो अर्जी है उसे ठुकरा दिया है और कंपनी पर आपको बता दें इंजन लेसर टीम फ्रांस का $6.03 लाख का बकाया है, जिस वजह से ये जो समन है वो भेजा गया है। 29 मई 2024 के ऑर्डर का कंपनी ने पालन नहीं किया है, जिसके मुताबिक कोर्ट ने इस कंपनी को पूरा भुगतान करने का आदेश दिया था। 17 दिसंबर को स्पाइसजेट के शेयर में 59.85 का इंटरडे हाई लगाने के बाद करीब 1.5% की गिरावट के साथ ₹57.70 पर डे लो के करीब जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। 19 दिसंबर को खबर थी कि स्पाइसजेट ने जेनेसिस के साथ $1.6 करोड़ से ज़्यादा की बकाया रकम के लिए सेटलमेंट कर लिया है। कंपनी की ओर से जेनेसिस को $60 लाख का पेमेंट यानी कि भुगतान किया जाएगा। वहीं ₹100 प्रति शेयर के दाम पर जेनेसिस को $40 लाख के शेयर भी जारी किए जाएंगे। इस खबर के चलते 19 दिसंबर को शेयर में 10% तक का उछाल देखने को मिला। करीब 9% की तेज़ी के साथ शेयर ₹61.33 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, इंडस टावर्स को आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आईटीएटी ने कंपनी के हक में फैसला सुनाया है। ये मामला 2020 में इस कंपनी के भारती इंफ्राटेल के साथ हुए मर्जर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आईटी विभाग ने डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन पर सवाल उठाया था। इस फैसले से अब कंपनी मर्ज हुए एसेट्स पर डेप्रिसिएशन का क्लेम कर सकेगी, जिससे कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटी करीब 3,500 करोड़ रुपए से कम होती हुई नजर आएगी। 17 दिसंबर को जब ये खबर आई तो इंडस टावर्स के शेयर में ₹359.30 का ओपनिंग हाई लगाने के बाद करीब 2.5% की कमजोरी के साथ ₹344.65 पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने रेलिगर एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस को शो कोज नोटिस और लेटर ऑफ एडवाइस जारी किया है। 30 अगस्त 2021 से 9 सितंबर 2021 के दौरान इस कंपनी की जांच की गई थी, जिसके आधार पर ये नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर केयर हेल्थ सलाह के अनुसार सुधारात्मक और उचित कदम उठाने की प्रक्रिया में है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि केयर हेल्थ कारण बताओ नोटिस का जवाब तैयार करने की प्रक्रिया में भी है। 17 दिसंबर को रेलिगर एंटरप्राइजेस के शेयर ₹320 का 52 वीक हाई लगाने के बाद करीब 0.5% की बढ़त के साथ ₹302.90 पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। अगली खबर, इस हफ्ते वाटेक वबाग के सऊदी अरब में $31.7 करोड़ या 2700 करोड़ रुपए के ऑर्डर रद्द होने के चलते फोकस में था। 300 mld के मेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कंपनी को यह ऑर्डर मिला था, जो कि 6 सितंबर 2024 को सऊदी वाटर अथॉरिटी की ओर से जारी किया गया था। अब सऊदी वाटर अथॉरिटी ने कहा है कि वो नए साइज के साथ ऑर्डर के लिए दोबारा बोली मंगाएंगी, जिसमें कंपनी ने दोबारा बोली लगाने की बातचीत भी कही है। पर 18 दिसंबर को शेयर में 19.2% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग करीब 11.5% की गिरावट के साथ ₹1,671 के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफएमसीजी इंडस्ट्री से जुड़ा 15 साल पुराना विवाद सुलझा दिया है। इस फैसले के मुताबिक छोटे पैक में नारियल तेल को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि खाद्य तेल पर जीएसटी की मौजूदा दर 5% है, वहीं हेयर ऑयल पर 18% की जीएसटी की दर लगती है। इनफैक्ट इंडस्ट्री की छोटे पैक में हेयर ऑयल को खाद्य तेल वर्गीकृत करने की लंबे समय से मांग थी। इस खबर के चलते 18 दिसंबर को कमजोर बाजार में भी मैरिको का शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ ₹641.25 के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ नजर आया। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी पेंट कारोबार से जुड़ी कंपनी एशियन पेंट्स के 2 अधिकारियों ने इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया। 17 दिसंबर को विशु गोयल और श्याम स्वामी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि विशु गोयल कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिटेल सेल्स, कमर्शियल एंड मार्केटिंग के पद पर थे। वहीं श्याम स्वामी की बात करें तो वो वीपी होम इंप्रूवमेंट, डेकोर, सर्विसेज एंड रिटेलिंग के पद पर थे। 19 दिसंबर को शेयर ने ₹2,265.35 का
नया 52 वीक लो टच किया और करीब 2% की कमजोरी के साथ 2295 रुपये के स्तर पर जाकर शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। 10 मिनट में फूड डिलीवरी सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें ओला ने भी एंट्री ले ली है, यानी केवल 10 मिनट में खाना डिलीवर किया जाएगा। कंपनी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म की मदद से भारत के बढ़ते क्विक फूड डिलीवरी मार्केट में एंट्री कर रही है। ओला ने बेंगलुरु में अपनी नई सर्विस ओला डैश के नाम से लॉन्च की है। इसमें रेस्टोरेंट्स की लिस्ट 1 किलोमीटर के दायरे में तय की जाती है। फिलहाल स्विगी की वोल्ट, ब्लिंकिट की बिस्ट्रो, जेप्टो का जेप्टो कैफे 10 मिनट में क्विक फूड डिलीवर कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है, अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।